हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डीआरडीओ टेक्नीशियन के 1500 टेक्निकल एमसीक्यू इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें आपकी ये सेकंड क्लास आज होने वाली है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ये 1500 एमसीक्यू सीरीज की जो है ये आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है, डीआरडीओ टेक्नीशियन के लिए। अगर आप अदर एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप यूपी आर्मी टीजू हो गया या यूपीसीएल टीजू हो गया, इसरो हो गया, सेल हो गया, उसके लिए भी ये आपकी सीरीज इंपॉर्टेंट होगी। बहुत ही टॉप लेवल का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा अभी तक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का। उस लिंक क्लिक करके आप फर्स्ट क्लास की भी वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आप लास्ट में वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपना प्यारा सा जरूर जाइएगा, और जिससे मुझे आप फीडबैक मिल सके कि आपको कि आप लोगों को कैसे क्लास लग रही है, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा और मोटिवेशन के लिए दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, आपका सिंबल दिया गया है। आपको बताना है ये सिंबल किस चीज़ का है, फ्यूज का है या फॉल्ट का है या डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है या डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक पैनल का है, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, विद्युत झटके का खतरा है, ठीक है। अब जो आप देख पा रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है, जब ये फॉल्ट होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की जो एरो है ये ब्लैक ही रहती है। बाकी यहाँ पे दोस्तों इस तरह से पूरा ये येलो हो जाता है, ठीक है। इस तरह साइड साइड में अपना पूरा यहाँ पे येलो होता है, और ये जो ब्लैक एरो देख पा रहे हैं, इस तरह की जो एरो है ये ऐसे ही रहती है, बाकी यहाँ पे येलो हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है, ठीक है। ये आपको बताना। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में, ठीक है। ए बी वर्ग, ई वर्ग या सी वर्ग या बी वर्ग। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें बता रहा है कौन से वर्ग का विद्युत रोधन का तापमान यानी कि टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये आपको बताना है किस इंसुलेटर जो है सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पे होना है। तो देखिए, आपको बता दूं यहाँ से लिख करके कुछ। देखिए, आपका एक वाई होता है, वाई वर्ग में होता है आपका, इसमें आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका होता है ए होता है जो कि 105 डिग्री पे होता है, ठीक, 105 पे हो गया। फिर दोस्तों होता है ई होता है, ई, ठीक है, ई होता है, तो यहाँ पे होता है 105, सॉरी यहाँ पे होगा वो 120 डिग्री, ठीक है। बी आपका ये आपका 105 डिग्री पे होगा। नेक्स्ट तो आता है यहाँ पे बी, ठीक है, बी आता है, बी जो होता है वो होता है 130 डिग्री। दोस्तों देखो, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा ये चीज़। देखिए, मेरे पास अभी बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, मैं आपको उस पर भी करवाता, आगे जब यहाँ पे कुछ हो जाएगी मैं आपको भी कराऊंगा। तो मोबाइल में आप लोग को करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा प्लीज़, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका सी आता है, सॉरी एफ ई आता है आपका, वो एफ एफ आपका होता है, वो उसका होता है डिग्री 155, ठीक है। ये इतना आपका डिग्री होता है टेम्परेचर। आगे दोस्तों वहाँ पे आता है आपका एच, एच जो होता है वो होता है आपका 180, ठीक है, 180। ये आपका एच वर्ग का होता है, यानी एच ग्रुप का होता है। अगर यहाँ दोस्तों नेक्स्ट आता है वो होता है सी, सी दोस्तों जो होता है वो आपका 180 प्लस के लिए होता है, ठीक है। 180 प्लस डिग्री जो होता है ये आपका डिग्री पे होता है। ये सबसे अधिक तापमान होता है, ये आपका सी वर्ग का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। यानी कि सी वर्ग जो होगा ये सबसे अधिक विद्युत रोधन पदार्थ जो है तापमान सह सकता है, ठीक है। ये आपका सी वर्ग का। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जो कह रहा है द सम ऑफ ऑल करंट्स एंटायर ऑफ द नोड इज 13 ampere A of this current leaving the node of through two different wires having the same resistance. This current is the both the wires will be respectively. एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है, अंगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दो तारों से होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान जो है वो 13 एम्पियर है, अंगर नोड से, यानी कि दोनों अलग नोड से धारा पर समान प्रतिरोध वाली दो तारों से होगी। यहाँ पे आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ से मैं आपको एक सॉकेट के माध्यम से इस क्वेश्चन में बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपका एक करंट जा रही है। देखिए, मैं यहाँ पे सर्किट बनाता हूँ आपको, ठीक है। ये इस तरह से जा रही है, और आपका यहाँ पे जब आपकी करंट यहाँ दोस्तों फ्लो होगी, ये मान लीजिए करंट यहाँ पे आई जा रही है, ठीक है। यहाँ से आई करंट निकली, और यहाँ पे कह रहा है द एंटायर दिस नोड इज इफ करंट लिविंग दिस नोड थ्रू टू डिफरेंट वायर, यानी कि दो अलग अलग तारों में ये डिवाइड हो जाएगी। यानी यहाँ पे करंट I1 यहाँ से निकली, यहाँ पे करंट पहुंची, कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे दो भाग में हो जाएगी ना। यानी यहाँ पे I2 हो जाएगी, जहाँ पे हो जाएगी आपकी
यहाँ पे आई थी दोस्तों, यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी I2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो उसी तरह दोस्तों जिस तरह से I1 I2 हो गया, अगर यहाँ पे कह रहा है कि आपकी 13 एम्पियर की ये करंट है, ये दोनों दो भागों में जो है आपके, ये आपके दो तारों में बह रही है, दोनों तारों में जाती है, तो ये कितना हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ अगर दोस्तों हम करते हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से फिर यहाँ पे हम एक सर्किट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका रजिस्टर लगा हुआ है, फिर आपको यहाँ पे जा रही है करंट, यहाँ से मान लीजिए 13 एम्पियर करंट निकली, ठीक, 13 एम्पियर यहाँ से करंट निकली, आप पहला सर्किट देख रहे हैं ना। तो यहाँ से आपकी हो जाएगी दोस्तों 6.5 एम्पियर, ये आपकी I1 हो गई। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपकी I2 हो गई, ये भी कितनी होगी 6.5 एम्पियर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि धारा समान प्रतिरोध वाले दो तारों से होगी। तो क्या होगी यहाँ पे दोस्तों 6.5 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ये आपका सी राइट हो जाएगा। 6.5 एम्पियर दोनों आपके, दोनों तार से आपके 6.5 एम्पियर्स आपके यहाँ पे जो है वो आपकी धारा बहेगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक संवाहक 0.1 एम्पियर की एक धारा धारित करता है यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19, तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। आपको ये बताना है कि एक संवाहक में 2 एम्पियर की धारा धारित करता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 है, तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। फ्लो ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको बताना है कितने हो रहे हैं। देखिए आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, Q=NE, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा Q= होता है IT, ठीक है, Q=NE होता है, और होता है यहाँ पे Q=IT, ठीक है, करंट फॉर्म में IT, यहाँ पे NE हो जाएगा। तो NE= दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे NE= हो जाएगा आपका यहाँ पे IT, ठीक है, ऊपर IT होगा, नीचे E होगा। यहाँ पे IT दोस्तों I की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर यहाँ पे इनटू कितना, यहाँ पे टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड, यहाँ पे हम 30 लेंगे, 30 लेंगे, 30 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिवाइड बाई 1.6, यानी कि यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। जब इसको हम दोस्तों डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ डिवाइड करेंगे दोस्तों आ जाएगा एन की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 3.75 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, यानी कि 3.75 गुणे 10⁻19, यहाँ पे -19 होगा प्लस होगा, ठीक है, ऊपर चली जाएगी ना पावर, तो यहाँ पर 3.75 10⁻+19 आपका होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा राइट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा, आप लोग भी इसको सॉल्व करके कोशिश कीजिएगा किस तरह से सॉल्व, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। अगला यहाँ दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच मटेरियल इज द एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट रेजिस्टिविटी, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होती है, मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होती है, यानी कि रजिस्ट्रिटी सबसे कम पूछना किसकी होती है क्वेश्चन, आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो है किस पदार्थ की कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, बताइए किसकी होती है। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो होती है आपका सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपकी सिल्वर की होगी, फिर दोस्तों होती है आपकी कॉपर की, ठीक है, कॉपर की सबसे ज़्यादा चालकता यहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपका सिल्वर का ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे कॉपर है, लेड है, मरकरी है, जिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिरोधकता जो होगी सबसे कम होगी वो होगी कॉपर की, ठीक है। ये आपकी रजिस्टिविटी सबसे कम आपकी कॉपर की होगी। अगर बात करते हैं इसकी जो कंडक्टिविटी की बात करते हैं इसकी, तो वो सबसे ज़्यादा जो होगी वो भी सिल्वर, उसके बाद यहाँ पे कॉपर की आती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसका कारण दोस्तों ये है कि सबसे ज़्यादा जो होता है, नंबर एक कारण जो है कॉपर जो चालकता होती है सबसे अधिक जो है कॉपर की चालकता भी होती है। नंबर दो दोस्तों ये आपका सबसे महंगा होता है कॉपर, ठीक है। और जो है इसका वज़न वेट भी ज़्यादा होता है, साथ साथ ये आपकी मैकेनिकली स्ट्रेंथ जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा इसकी होती है कॉपर की। सबसे ज़्यादा जो मैं बताया आपको कि सिल्वर की होती है, देन आपकी कॉपर होती है, देन आपकी गोल्ड होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इसकी जो होती है वो आपकी कंडक्टिविटी होती है। तो सब आपको पता है कि रजिस्टिविटी का ही आपका जस्ट यहाँ पे आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी का रजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा कॉपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। मतलब दो कंडक्टर यानी कि दो तार यहाँ पे हैं, उनके बीच का जो बल है किसकी परिभाषा के लिए यहाँ पे
प्रयोग होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका एक यहाँ पे मैंने कंडक्टर लिया, यानी कि यहाँ पे तार लिया, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे तार लिया, 2 तार मैंने लिया, ठीक है। इसमें जो है इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इस दिशा में करंट फ्लो, मान लीजिए इस करंट जो है I1 है और ये आपकी I2 है, ठीक है। इसकी दोनों तारों के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों, बीच यहाँ पे R मान लिया, ठीक है, दोनों बीच की दूरी, ठीक। और अब दोस्तों आपने आप पता होगा आप सबको जो एम्पियर का नियम है, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम दोस्तों क्या होता है, F इक्वल टू होता है 2 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻7, ठीक, I1 इंटू I2 अपॉन R, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, 2 × 10⁻⁷ I1 I2 बटे R, ये आपका क्या होता है, इसको हम एम्पियर का नियम कहते हैं। सेम यही आपका डिफिनेशन यहाँ पे वेरी करती है। अब जो दोनों तार हैं, जो दोनों तार हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको, इसमें जो धारा की दिशा, अगर ये आपकी मान लीजिए दोनों दिशा समान है, ठीक है, अगर दोनों धारा की दिशा समान एक दिशा में बहते हैं तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर इन जो आपके कंडक्टर हैं, इसमें जो धारा की दिशा है, मान लीजिए एक इस तरफ जा रही है, एक आपकी इसके अपोजिट में जा रही है, तो क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। जब दोनों तारों में जो विपरीत दिशाएं होंगी उसमें प्रतिकर्षण होगा, जब एक समान दिशा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा, वो आपके अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। हम चलते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर, या उसका यानी क्वेश्चन दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि आपका एम्पियर, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब था कि इसके बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता था, आपके एम्पियर का नियम दोस्तों, आपका ये हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कह रहा है, ए कैपेसिटर एंड कॉइल इन पैरेलल इज कॉल्ड, एक संधारित्र और कुंडली समानांतर में है तो उसे डैश क्या कहते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सर्किट से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया एक कॉइल, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिया एक कॉइल, यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया, इसके जो है पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, एक कैपेसिटर से, ठीक है, एक कैपेसिटर से पैरेलल में इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, ये आपकी कॉइल हो गई, ये आपका कैपेसिटर सी हो गया। तो दोस्तों इस पूछ रहा है कि इस समानांतर में हो तो उसे क्या कहते हैं, उस सर्किट को दोस्तों क्या कहते हैं, उसको सर्किट कहते हैं अनुरूप परिपथ, यानी कि ट्यून्ड सर्किट, ठीक है, इसको ये कहते हैं ट्यून्ड सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्यून्ड सर्किट इसको कहा था कि इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स 2016 में पूछा गया है। उस सर्किट का नाम होता है अनुरूप यानी कि ट्यून्ड सर्किट। अगर हम किसी कुंडली को उसके पैरेलल में कैपेसिटर हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं, समानांतर में होता है, तो उसे हम ट्यून्ड सर्किट कहते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर डिक्रीज व्हेन डैश इंक्रीज, ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि डैश डैश ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ताम तार यानी कि कॉपर के वायर है उसका प्रतिरोध कम होगा यदि, जब क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका, इसमें क्या कह रहा है, यदि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है R = ρ L/A, ठीक है, आप इसको समझ गए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे जो R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, L के, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा, इस फार्मूले से, ठीक। देन दोस्तों इसी के R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी दोस्तों D ये कहाँ से आया, होता तो ये है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि A फॉर एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम A की जगह दोस्तों रखेंगे क्या, R, A की जगह पे यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ठीक है, AR, यहाँ पे क्या होगा आपका D, ठीक है, पाई D ये होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका D फॉर डायामीटर आपका हो गया है ना, क्योंकि एरिया है वहाँ पे आपका डायामीटर होगा, ठीक है, पाई D², ये आपका हो जाएगा। तो सिंपल दोस्तों इस फार्मूले से क्या निकल रहा है, अगर यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D², ठीक है, ये आपका है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे अगर दोस्तों हम इसकी डायमीटर को हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके हम जब इसके व्यास को
बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, वो प्रतिरोध घट जाएगा। सिंपल सी बात है, आप समझ लें। जब इसका किसी कंडक्टर का अगर उसका जो है एरिया है उसका बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध घटेगा अगर वो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा कि व्यास, ताम तार का प्रतिरोध कम होगा यदि ज़्यादा व्यास होगा तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज क्लोजली रिसेंबल विथ, ठीक है, यानी कि विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलाम नियम से लगभग मिलता जुलता है। आपको ये बताना है कि विद्युत आवेशों का जो बल का नियम है वो कूलाम के नियम से लगभग कौन सा मिलता जुलता है। इसमें आपको बताना है कौन सा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होगा या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या गॉस थ्योरम या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपको ये बताना है इसमें से। देखिए दोस्तों, मानते हैं यहाँ पे है एक आवेश Q1, यहाँ पे आवेश है Q2। ठीक है, इनके बीच की दूरी यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे है कितनी, D। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है क्या, F। ठीक, ये हो गया आपका कूलाम का लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ठीक, यही तो होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक है बॉडी रखी हुई है। ठीक है, इसमें जो है द्रव्यमान इसका m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसके दोनों बीच की दूरी जो है वो है d, और इस पर फोर्स लग रहा है F। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका कूलाम्ब लॉ है ये किससे मिलता जुलता, जो आपको मैंने फार्मूला दोनों बताया कि F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पे देन F इक्वल टू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका किससे मिल रहा है, कूलाम्ब लॉ जो है आपको मिल रहा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है लॉस इन वोल्टेज अक्रॉस द पैसिव कंपोनेंट इन अ सर्किट इज नोन एज, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पास पर आने वाली वोल्टता में कमी कहलाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी है। उसको क्या कहते हैं, जो किसी वोल्टेज में आपका जो है किसी सर्किट में वोल्टेज कमी, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टा पास उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दिस गिवन ग्राफिक सिंबल, दिए गए ग्राफिक चिन्ह से क्या दर्शाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है ये किस चीज़ का आपका सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है चार ऑप्शन, सिंगल वे स्विच, एक तरफा स्विच, वायरेबल कैपेसिटर या वायरेबल रजिस्टर या फ्यूज। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो सिंबल देखिए यहाँ पे अगर इस तरह दोस्तों आपका कैपेसिटर का होता है ना, ये आपका कैपेसिटर होता है, अगर इस पे ऊपर इस तरह से तीर लग जाती है ये एरो, ये हो जाता है वेरिएबल कैपेसिटर, यानी परिवर्तनीय संधारित्र। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताता हूँ जो आपका रजिस्टर होता है, रजिस्टर यहाँ पे इस तरह से होता है ना, इस तरह से। ठीक है, रजिस्टर का सिंबल हो गया, इसके ऊपर इस तरह से तीर लग जाती है, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर का ये सिंबल होता है। आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 होगा। ये कह रहा है कि चार समान 6 वोल्ट लैंप जो कि श्रृंखला यानी कि श्रेणी में है और 24 वोल्ट डीसी से लगा है, यदि उनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि कोई लैंप ग्लो नहीं करेंगे या केवल 3 लैंप ग्लो करेंगे, सभी लैंप फ्यूज हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है कि दूसरा लैंप खराब हो सकती है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन दोस्तों समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी मुंबई लोको पायलट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कह रहा कि चार, देखिए यहाँ पे कह रहा चार जो है 6 वोल्ट के 6 वोल्ट के चार जो है वो लैंप है जो कि श्रेणी में जुड़े हुए हैं 24 वोल्ट के एक डीसी सोर्स से, चाहे उसकी बैटरी से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक लैंप खराब हो जाता है, उस पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा समझिएगा, डायग्राम मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे दोस्तों मानते हैं यहाँ पे एक है, हम लगाते हैं एक, यहाँ पे एक आपका लैंप हो गया, फिर यहाँ पे पड़े हमने यहाँ पे एक हो गया, फिर यहाँ पे हम लगा दिए, फिर यहाँ पे हम लगा दिए। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे हम 24 वोल्ट के सोर्स से इसको हम कनेक्ट कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट हो गया। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया कितना 6 वोल्ट, कितना हो गया आपका 6 आपका 6 चौक 24, 24 आपका टोटल हो गया। यानी 6 वोल्ट के आपके लैंप है वो 4 ठो हैं। ठीक है, चारों यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है, या मैंने इस तरह से फिगर बनेगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर जो है इसमें से एक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा, सभी लैंप जल जाएंगे या बुझ जाएंगे, जो ऑप्शन आपने देखा। ठीक है, कि तीनों लैंप ग्लो करेंगे या सभी ग्लो नहीं करेंगे।
देखिए, जो दोस्तों हमारे घरों में वायरिंग की जाती है, इलेक्ट्रीशियन वायरिंग करते हैं, वो होती है पैरेलल में। पैरेलल में क्यों होती है? क्योंकि लोड उसमें इंडिविजुअल रहे, ठीक है? अलग-अलग एक मान लीजिए एक में फ़ॉल्ट आए, तो एक ही खराब हो, दूसरा हमारा जो है लैंप या जो भी पॉइंट्स है वो चलता रहे, ठीक है? सीरीज में क्या होता है कि मान लीजिए आपका इस वाले में यहाँ पे 6 वोल्ट जो आगे वाला है, ये आपका लैंप खराब हो गया, इसमें आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जितने भी आपके ये हैं, ये सब 6-6 हैं, सब ये खराब हो जाएँगे पूरे, ठीक है? ये एक भी लैंप नहीं जलेंगे, ठीक है? सीरीज में यही होता है। अगर दोस्तों पैरेलल में होता है, अगर हम पैरेलल की बात कर लेते हैं, अगर यही इसी को हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा? यहाँ पे अगर हम पैरेलल में करते हैं, तो इस तरह से आपका पैरेलल में आ जाएगा, है ना? पैरेलल में आ जाएगा ये, ठीक? इस तरह से। अब ये सारे 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि आपका जो लोड है, ठीक है? वो इंडिविजुअल को डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है? आपका लोड यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, मान लीजिए इस वाली सबका अलग-अलग यहाँ पे कनेक्शन है ना? मान लीजिए इस वाले में आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये जो तीनों हैं ये आपके चलेंगे, ठीक है? मान लीजिए इस वाले में हुआ, तो ये आपके सब साथ चलेंगे। तो पैरेलल का फ़ायदा ये होता है। तो ये क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, मैंने जिस तरह से आपको बताया। कि अगर इसमें से जो सीरीज में कनेक्ट हैं, अगर इसमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों होगा कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आपको मैंने फैक्ट के साथ यहाँ पे बता दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 1 वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 वोल्ट के बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 होता है। 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है? देखिए दोस्तों, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वी यानी वोल्टेज इक्वल टू होता है यहाँ पे डब्लू बाई क्यू, ठीक है? यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया डब्लू बाई क्यू, ठीक है? डब्लू आपका कार्य हो गया, यानी कि इसका क्या होगा, जूल, ठीक? जूल हो गया। क्यू आपका कूलाम, ठीक है? क्यू फॉर कूलाम, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। एक जो है आपका, एक जो वोल्ट होगा, 1 जूल प्रति कूलाम आपका, 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका जो होगा राइट, वो होगा आपका सी, 1 जूल प्रति कूलाम। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। यूपीआर T2 इलेक्ट्रीशियन 2016 में क्वेश्चन पूछा है, वो इजी क्वेश्चन है। आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? दो विपरीत आवेशों को बदलों से या एक उदासीन तथा एक आवेशित बादल से या समरूप आवेशित बादलों से उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, जब आकाश में देखिए जब बारिश होती है तो बहुत तेज से बिजली जब चमकती है ना? तो उसमें क्या होता है, जब दो जो आपके दो विपरीत आवेश होते हैं, उसके कारण से जो है ये दो विपरीत आवेशित बादलों के कारण तो इस तरह से ये होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि जो दो विपरीत आवेश होते हैं उनके कारण जो है आकाश में बिजली आवेश प्रवाह कारण यहाँ पे चमकती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा, ठीक है? यहाँ पे पूछ रहा है कि एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, बात रही अगर गोले के भीतर पर, देखिए ये मान लीजिए गोला है, ठीक है? गोला मानते हैं, इसको हम कंडक्टर मानते हैं, चालक। दोस्तों, जो विभव आपकी इसके सतह पर होगा, सरफेस पे होगा, ठीक है? जो इसके सरफेस पे होगा, वही विभव उसके अंदर भी होगा, ठीक है? सेम विभव वही होगा, ठीक है? जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव v क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो जो सरफेस पे आपका विभव होगा, किसी वायर के सरफेस जो विभव होगा, उस वायर के अंदर जो होगा, अंदर जाने पे भी वही उसका विभव सेम होगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। जो कि सरफेस पे जितना आपका विभव होगा, वही से आपका पोटेंशियल जो होगा, वही आपका अंदर भी आपका पोटेंशियल होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो गया। हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगला आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा, ठीक है? यहाँ पे 16 होगा। ये कह रहा है कि उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। जो आपका इंसुलेटर होता है, वो किस प्रकार का आपका उपयोग किया जाता है? हाई वोल्टेज के लिए कौन सा इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे दिया है निलंबन प्रकार, स्ट्रेन का प्रकार, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए देखिए आपका जो इंसुलेटर दोस्तों होता है, जैसे आपका जो स्ट्रेन प्रकार का होता है, ये आपका जहाँ पे कर्व होता है, कर्व, वहाँ पे इसका हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पोल है लगा हुआ है,
इस तरह से यहाँ पे वायर जा रहा है, अगर इसको कर्व में यहाँ देना है तो इसका हम स्ट्रेन वाले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी जगहों दोस्तों यहाँ पे इसका हम करते हैं और उच्च में सबसे ज़्यादा करते हैं ये आपका निलंबन का प्रकार, ठीक है। इसको 33 या उससे अधिक में करते हैं, ठीक है। तो निलंबन का प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उच्च वोल्टा के लिए हम निम्न प्रकार में से निलंबन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। धारा प्रवाह यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो आपका जो है वो करने की स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम यानी कि जो है कम से कम यहाँ पे किस चीज़ की नीड यहाँ पे हमें होगी। तो हमें देखिए एक धारा अगर हमें स्थापित करना है उसमें तो हमें क्या चाहिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया एक सेल, ठीक है, एक सेल लिया, सेल को एक कंडक्टर यानी चालक से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसका प्लस सिरा इसका माइनस सिरा, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, ठीक है। बस इतना हो गया आपका, है इतना हो गया आपका, ये चालक है, ये आपका सेल है। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, कम से कम पूछ रहा है, क्या ये न्यूनतम यानी कि ज़्यादा उसमें आवश्यकता नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक सेल और एक यहाँ पे जो है एक चालक लगा दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ये आपका बैटरी जो हो गई, ठीक है, सेल जो आपका है ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये आपका हो गया चालक, बस इसकी जरूरत पड़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ठीक है। इसके लिए हम ये कम से कम स्रोत की बात कर रहे हैं, अधिक से बात करता है तो अधिक में तो वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक, एमीटर, ये सब ऑप्शन आपके जो है आते, लेकिन सिर्फ यहाँ पे न्यूनतम बात कर रहा है, सिर्फ हम जो है सेल और एक चालक लगा करके, एक वायर लगा करके यहाँ पे हम विद्युत का प्रवाह स्थापित कर सकते हैं, विद्युत, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है, ठीक है। धारा की उपस्थिति कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। कोई वायर है मान लीजिए, हमें कैसे पता कि करंट फ्लो हो रही है, क्या चमकने से होता है या विद्युत झटके से होता है या उत्पन्न प्रभाव से होता है या चरकने। देखिए चमकने से तो हमें मालूम नहीं होता, हमारे कोई तार है उसमें चमकेगा तो है नहीं उसमें कि धारा बह रही है तो चमकने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ना ही उसमें झटका लगेगा, भाई हम उसमें कोई वायर होगा उसको टच करके तो देखेंगे नहीं उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन आपको गलत होगा। फिर यहाँ कह रहा है कि चटकने की ध्वनि, देखिए अगर करंट उसमें फ्लो होगा तो चटकेगा तो है नहीं, उसमें आवाज़ तो आएगी नहीं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि राइट हो जाएगा कि उत्पन्न प्रभाव से, जो उसके प्रभाव होंगे उससे यहाँ पे हमें मालूम पड़ जाएगा कि धारा की उपस्थिति में है। भाई देखिए आपके मान लीजिए एक रूम है, उसमें आपने लगाया एक हीटर लगा हुआ, आपने उसको लगाया, स्विच ऑन किया, हीटर जलने लगा, मालूम पड़ गया ना कि हाँ ये चीज़ हीट होगा, हीट होगा, उसमें उष्मा पैदा होगी, तो मालूम पड़ गया ना कि यहाँ पे हीट हो रहा है, ठीक है। या आपके लैपटॉप है, उसमें आपने ऑन किया, वहाँ पे लाइट गई, जैसे आप स्विच ऑन किया तो आपका क्या हुआ, वहाँ पे लैपटॉप आपने ऑन किया, ऑन हो गया, तो क्या हुआ, वो आपके प्रभाव, उसके इफेक्ट है, जिससे हमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ इसमें धारा की उपस्थिति है, तो ज्ञान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो गया। बाकी ना तो चमकने से पता होगा, ना विद्युत झटके से पता होगा, ना तो चटकने से होनी, क्योंकि कोई वायर टच करेगा नहीं देखने के लिए, ना ही कोई उसमें झटका कोई वो मारेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ द स्पार्किंग इन द इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, विद्युत उपकरणों में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है कि 2016 में पूछा गया आपका TG2 में। देखिए जो स्पार्किंग का दोस्तों कारण होता है मेनली होता है लूज कनेक्शन की वजह से, ढीला कनेक्शन की वजह से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ढीला कनेक्शन की वजह से। अगर कनेक्शन आपका ढीला है, अगर वो वायर आपका थोड़ा सा ऐसा हिल रहा हल्का हल्का हिलता है तो इसमें स्पार्क कैसे पैदा होता है, हल्का सा चिंगारी फेंकता है, ठीक है, उसी को स्पार्किंग कहते हैं। तो वही होता है आपका लूज कनेक्शन होता है तो वो आपका स्पार्किंग करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका कौन में से निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेटर नहीं है, विच यहाँ पे विच इज द फॉलोइंग द नॉट इंसुलेटर, यहाँ पे इसमें कौन सा इंसुलेटर नहीं है, सीसा, चारकोल, अभ्रक, एबोनाइट, ठीक है। तो ये आपको बताना, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो एबोनाइट हो गया, ठीक है, ये आपका जो है ये चालक आपका है, ठीक है। फिर यहाँ पे अभ्रक हो गया, ये चारकोल हो गया, ठीक है। यहाँ पे विद्युत रोधी नहीं है पूछ रहा है नहीं, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शीशा होगा दोस्तों, ये आपका जो है विद्युत रोधी आपका नहीं, इंसुलेटर नहीं आपका, ये इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंडक्टर आपका होगा, चालक होगा, शीशा, इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा, इसलिए आपका शीशा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये कह रहा है विद्युत रोधी नहीं है, यानी कि आपका कंडक्टर होगा, सी है, ठीक है, बारी ये सब नहीं है। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए इस वाली वीडियो में। टोटल मिलाकर के 20 उस सीरीज में, 20 इस वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट वाले में 20, सेकंड वाले में 20, टोटल आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गए।
इसी तरह दोस्तों मैं आपको डेली वीडियो अपडेट वीडियो लाता रहूँगा अच्छी आपको। और यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने आज इजी क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक टू हाई चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो उम्मीद दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको कमेंट्स कीजिएगा, अपना प्यारा सा एक बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, कितने आ रहे थे, और जो भी आपके डाउट्स है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको इसको शेयर करना होगा, चैनल पे पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक